हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। जैब के फाउंडेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पहला चैप्टर मॉड्यूल ए का, जो कि है एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसे डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ हमारी डिस्कशन जो पिछले सेशन में थी उसे हम कंटिन्यू करते हुए इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के टाइम पे किस तरीके से थी, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें याद रखने हैं, उन चीजों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहां पर इस नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा हम आपके पढ़ाई की नींव को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हो पूरे वीक का आपको टाइम टेबल दिख रहा है, जहां पीपीबी की सबसे पहली जो क्लास है मेघा मैम उन्होंने ले रखी है ऑन मंडे। निशांत सर एएफएम का के जो क्लासेस है वो ले रहे हैं ट्यूसडे को, एंड वेंसडे को आईआईएफएस के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, इस तरह के सेशंस। और यहाँ इसका पूरा जो टाइमिंग है 7 बजे शाम को आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। एंड इस वीडियो में होगा ये कि हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मेन हमारा एम तो यही है कि एग्जाम में भाई क्वेश्चन आए और हम सॉल्व कर पाए, तो फटाफट से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे और उनको आपको आंसर करना है। तो ऑलरेडी हम ये चीज देख चुके हैं कि किसी भी चीज के ओवरव्यू को लेने के लिए हमें समझना होगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन क्या है और उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को ओवरव्यू अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए इंडियन इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुआ, ब्रिटिशर्स के टाइम से कैसे कैसे इंडियन इकोनॉमी में चेंजेस आए, इसके अभी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और चेंजेस क्या आ चुके हैं, उन चीजों को अगर आप डिस्कस कर पाओगे तो आप एक ओवरव्यू ले पाओगे इंडियन इकोनॉमी का। राइट, तो ये हमारा मेन एम है। तो ओवरव्यू लेते हुए हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पर ग्लोबल जो जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन था वो चेंज हो रहा था। पहले तो ये था 1600 एडी 1700 एडी के बीच में हम ये जानते हैं कि 23 से 24.4% हमारा जो ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो चेंज हुआ। और ग्लोबल जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन, इससे हमें पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट 1/4 कंट्रीब्यूशन था, यानी कि सही में इंडिया सोने की चिड़िया थी। कैसे जो है इसमें चेंजेस आए, वो चेंजेस आए, ये ड्रॉप जो आया है दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल आप देख सकते हो 1820s में, 1947 में 16.1 और कहा 24.4% का हमारा कंट्रीब्यूशन था, वहां से हम 3% का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे 1947 टू द ग्लोबल जीडीपी। जीडीपी एक तरीके से इंडिया के टोटल इनकम का एक आइडिया देती है। राइट, इसी तरीके से ग्लोबल ट्रेड में भी हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ही हाई था, लगभग 1/3 था। 33% का कंट्रीब्यूशन था 1600 के टाइम पर, 1947 में 3% पे रह गया। पर कैपिटा इनकम यानी कि पर पर्सन, ये तो टोटल इनकम हो गई, बट पर पर्सन इनकम कितना जो है चेंज हुआ है। पर पर्सन इनकम में ब्रिटेन में 5 टाइम्स जो है बढ़ोतरी देखी गई ड्यूरिंग द टाइम जब उन्होंने यहाँ पर राज किया। इंडिया में सिर्फ 12% जो है चेंज आया। राइट, बहुत ही कम। राइट, तो ये चीजें हम देख चुके हैं। यहाँ पर हमारा मेन डिस्कशन है कि कैसे ये जो फॉल है ये किस तरीके से गिरा और कैसे ब्रिटिशर्स ने ये सारी चीजें की। ब्रिटिशर्स ने ये चीजें कई सारे स्टेजेस में की। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रिटिश इंडिया में आए क्यों थे। बहुत ही सिंपल है, ब्रिटिश इंडिया में आए थे ट्रेडर्स के रूप में। दोस्तों, ट्रेडर्स कौन होते हैं? ट्रेडर वो होते हैं जो कि एक एरिया में जाते हैं और वहां पर अगर कोई चीज बहुत ही अच्छे सस्ते दामों पे मिल रही है तो उसे वहां से खरीदते हैं, अपने जगह पे जाते हैं, वहां पे उसे बेच देते हैं। लेट्स से यहाँ पे 100 रुपीज में मिल रहा है तो वो इस चीज को 200 में अपने घर में बेच देंगे। राइट, अपने घर या फिर अपने एरिया में बेचेंगे। दोज आर ट्रेडर्स। तो ब्रिटिशर्स का मेन काम ये था, इंडिया में जो चीजें आ रही थी उनको जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मेन जो चीज थी कॉटन, बहुत ही बढ़िया कॉटन यहाँ पे अवेलेबल थी, उससे ले जाते थे ब्रिटेन में और वहां पर वो उसे बेच देते थे। तो ये उनका काम था। बट धीरे धीरे उन्होंने हमारे इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। कैसे शुरू किया? ये कई सारे स्टेजेस में किया उन्होंने। पहले स्टेज में वो हमारी इकोनॉमी से, तो आप देख सकते हो ट्रेडर्स के टाइम पे क्या था, इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से जो सामान बाहर जा रहा है वो काफी ज्यादा था, क्योंकि ब्रिटिश ले जा रहे हैं, बाकी और कंट्री के लोग भी आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं और अपने जगह पे बेच रहे हैं, तो बहुत सारा सामान बाहर जा रहा है।
बट यहाँ पर ये हुआ कि ब्रिटिश जब आए और 1600 के बाद का जो टाइम था, धीरे धीरे उन्होंने कई सारी चीजों पर कब्जा किया। पहले स्टेज में 1600 के आसपास उन्होंने ये किया कि जो इंडिया में चीजें बन रही हैं उन चीजों के जो रॉ मटेरियल हैं उन रॉ मटेरियल्स को वो ले जाते, यानी कि इंडिया से पहले वो क्या ले जाते थे, कॉटन का जो क्लॉथ है उसे लेके जाते थे, फाइनल मटेरियल को लेके जाते थे, यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था इन्हें। बट अब इनका एक्सप्लॉयटेशन ऐसा था कि जो रॉ मटेरियल है यानी कि कॉटन जो सीड्स है या फिर कॉटन के जो फाइबर हैं वो लेके ये जाते थे, इसका पूरा कपड़ा वो ब्रिटेन में बनाते थे और फिर इंडिया में ही बेचते थे लाकर, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल वो लेकर गए ब्रिटेन में, और वहां से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में बेचते थे, यानी कि इंडिया अब एक मार्केट बन गया, हम नेट इंपोर्टर बन गए, सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम ब्रिटेन। तो इस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो गए, हम सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये इंपोर्ट करते हुए क्या करना होता है भाई, आप किसी से कोई चीज खरीदते हो, हम क्या कर रहे हैं, इनसे सामान खरीद रहे हैं, जो इंडिया में हम बना सकते उसी चीज को हम खरीद रहे हैं, क्योंकि वो अब धीरे धीरे जो है हम पर राज करने लगे हैं। तो जब हम खरीद रहे हैं तो हम बहुत सारा पैसा जो है उन्हें दे रहे हैं, बहुत हाई रेट्स पे हम खरीदते थे। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेज, जहां पर पहले आप अपने इंडिया में जो 100 रुपए में अगर बना पा रहे हो, अब ब्रिटिशर्स से आप 1000 रुपए में उसी चीज को खरीद रहे हो, ठीक है। गरीब लोग तो अब अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, और जहां आपको किसी चीज में 100 रुपए खर्च करने होते थे, अब आप 1000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो इकोनॉमी, आपका जो पूरा बैलेंस है, इनकम है, वो पूरा डगमगा जाएगा। तो पहला स्टेज ये था। दूसरे स्टेज में आप ये देखोगे कि ब्लेटेंट रॉबरी, यानी कि वो सही में शिप के शिप भर के जो है पूरा हम कह सकते हैं कि बहुत सारा जो है इनकम उनका होता था, बहुत सारे जो पैसे वो लेके जाते थे, यानी कि बहुत ज्यादा वो जो है कमाते थे, और उन सारे चीजों को जो है उन पैसों को सीधा ब्रिटेन ले जाते थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं 1757 के बाद से वो इंडिया से इस तरीके से जो है पूरे शिप भर के ब्रिटेन जो है पैसा लेके जाते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे इंडियन इकोनॉमी को, और इस तरीके से जो है हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे चली गई। तो दिस वाज स्टेज 2 1857 तक। अब 1857 में जो है एक बहुत बड़ा जो है हम युद्ध लड़ते हैं, और वहां पर रानी लक्ष्मीबाई जैसे जो हमारे वीर योद्धा हैं उनके बारे में चर्चा होती है। तो उसके बाद थोड़ा सा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट संभलती है और कहती है कि हमें सीधे सीधे इस तरीके से चोरी नहीं करनी, हमें जो है दिखावा करना है कि हम आपका भला करने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसे हमें जो है पूरा पैसा जो है उसे लेकर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1857 में 16.1% तक आ गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये हो रहा है हम बहुत महंगी चीजें खरीद रहे हैं, साथ में सारा पैसा तो जा रहा है, राइट। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी एकदम नीचे आ गई, 24 से 16.1% पे आ गई। अब यहाँ 1857 के बाद से जो ब्रिटिश रानी है विक्टोरिया, उनके अंडर इंडिया आ गया, और ये जो है धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्टेप्स, आप देखो बड़े बड़े नाम आएंगे, यानी कि हमें बहुत अच्छे से ये चीज तो समझ में शायद आए, बट इन स्टेप्स से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंच रही थी, राइट। क्या स्टेप्स है ये, आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। पहला ये है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थे उनको पूरी तरीके से ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया। ये कहा गया कि भाई सारे रॉ मटेरियल तो हम लेके जा रहे, तुम इंडस्ट्री का करोगे क्या, राइट। टाटा इनकी जो स्टील इंडस्ट्री थी, इस तरह के कुछ इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर पाए, वरना तो छोटे मोटे सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए इंडिया में, क्योंकि वो डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे, क्योंकि रॉ मटेरियल तो ये खुद लेके जा रहे हैं, राइट। इंडस्ट्री, आप कुछ फैक्ट्री खड़ा करना चाहते हो, अब चिप्स की फैक्ट्री खड़ा करना चाहते हो तो आलू मिलेंगे तब ना करोगे, आलू ये खुद लेके जा रहे हैं और वहां से वो चिप्स बना के इंडिया में बेच रहे हैं, तो कहां से करेंगे। तो इंडिया वैसे ही डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया, इंडस्ट्रीज इंडिया में खत्म हो गए। दूसरी बात वेल्थ ड्रेन, ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से जैसे वो पहले पैसे ले जाते थे, अब उसे जो है एक ऑफिशियल स्टैंप लगा दिया, रानी ने स्टैंप लगाया कि हाँ ये इस चीज के लिए जा रहा है पैसा, बट एक्चुअली उस चीज के लिए नहीं जा रहा होता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई सारे ब्रिटिश थे, उनके
हम कह सकते हैं कि जो भी रेवेन्यू उन्हें मिलता था, जो भी वो ट्रेड और अलग अलग एक्टिविटीज करते थे, उनसे इनकम होता था, सीधा वो ब्रिटेन भेजते थे और वो रानी के स्टैंप वगैरह लग के जाता था, राइट। तो इसका मतलब ये कि सीधा जो वेल्थ है इंडिया का वो ड्रेन हो रहा था। ड्रेन में क्या होता है? ड्रेन यानी कि पाइप। ड्रेन में अगर आप देखो तो एक ही डायरेक्शन में पानी जाता है, वापस तो नहीं आता, एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो ड्रेन इज लाइक इंडिया से ब्रिटेन धीरे धीरे पूरा पैसा जा रहा था, तो वेल्थ ड्रेन। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हमारे इंडिया में जो एजुकेशन है उसे भी वेस्टर्नाइज किया गया। पहले गुरुकुल ये सब थे, वेस्टर्नाइज करते करते लोग भी अब ब्रिटेन को ज्यादा पसंद करने लगे, राइट। ब्रिटिश को ऑब्वियसली हर कोई नहीं था, बट यस ये एक माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की उन्होंने। एग्रीकल्चरल कमर्शियलाइजेशन, इंडिया में पहले एग्रीकल्चर जो खेत थे उसमें क्रॉप्स अगर उगाए जा रहे हैं तो वो इंडिया के लोगों को खिलाने के लिए बहुत काफी होता था, और एक्स्ट्रा जो होता था हम बाहर भेजते थे। अब क्या हो गया, जो हम कहेंगे वो आपको उगाना पड़ेगा, ये इन्होंने कहा, और वो चीज जो है चली भी। कॉटन हो गया, कॉटन तो हम खा नहीं सकते। इंडिगो हो गया, उस समय जो रंग लाने के लिए, ये वाला जो कलर है, ये कलर लाने के लिए कपड़ों में इंडिगो नाम के एक क्रॉप का यूज किया जाता था, उसको आपको उगाना होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे कमर्शियलाइज हुआ, यानी कि पहले हम गेहूं और ये जो है चावल उगाते थे, धीरे धीरे क्या हो गया, अब हम इंडिगो कॉटन ये उगा रहे हैं। तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे, इस वजह से बहुत सारे अकाल पड़े थे इंडिया में, फेमाइन, ड्रॉट, ये सब हुआ था। तो ये चीजें थी, राइट। तो ये थर्ड स्टेज था और ये ही 1947 तक इसी तरीके से चला, राइट। तो इन चीजों की वजह से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया में इकोनॉमी थी वो 23% से अब कहां पर है, अब है 1947 में 3% पे, राइट। तो 3% पे आ गए। और यहाँ कुछ ऐसे फीचर्स प्री इंडिपेंडेंस के कंप्लीट फीचर्स अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं नियर स्टैग्नेशन। इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे नीचे आ रहा था वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली जो हमारा ग्रोथ था वो तो था ही नहीं। साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने जो है ब्रिटिशर्स ने इग्नोर किया। सोशल सेक्टर यानी कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, ये वाला थॉट तो था ही नहीं उनके दिमाग में। लो क्वालिटी लेबर मार्केट, लेबर मार्केट कैसा था इंडिया में, बहुत ही लो क्वालिटी, यानी कि स्किल्स नहीं थे, एजुकेशन सही नहीं था, तो ऑब्वियसली क्वालिटी क्या होगी लेबर मार्केट की, बहुत लो होगी। बहुत सारे लोग काम करने के लिए तैयार थे बट उनकी जो स्किल सेट, उनके एजुकेशन नहीं होने की वजह से क्वालिटी लो थी। ट्रांसपोर्ट जो भी, यानी कि ट्रेन 1853 में ट्रेन तो आई इंडिया में, बट वो किस लिए आए, क्योंकि ब्रिटिश जो सामान है, माल है, उससे उन्हें ये जो पोर्ट से यहाँ से अंदर तक लेकर जाना, बस इसी एक रीजन से आई थी, इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए नहीं आई थी। तो दीज वर द मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में ये सारी चीजें हुई। अब वेल्थ ड्रेन जो है, हम कह रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में पैसा जा रहा है, ये कैसे पता चला भाई? बहुत सारे रिसर्च किए गए हमारे इंडिया में। दादा भाई नौरोजी नाम के जो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहली बार नेशनल इनकम के फर्स्ट एस्टिमेट्स, इंडिया के नेशनल इनकम कितनी है उससे रिलेटेड एस्टिमेट्स लाए थे। और इनकी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इंडिया में जो पैसे हैं उन्हें धीरे धीरे ड्रेन किया जा रहा है, कैसे जो है इसे ले जाया जा रहा है ब्रिटेन। तो वो चीज इन्होंने बहुत अच्छे से बताई है, राइट। तो हमने समझा कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ है, तो उन्हीं का डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है। अब कुछ ब्रिटिशर्स ने भी कहा भाई ये चीज हो रही है सही में। ये जो है फिलिप फ्रांसिस नाम के व्यक्ति 1776 में इन्होंने कहा कि कई सारे स्ट्रीम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये भी गवर्नमेंट में थे, तो ऑल्दो उस समय हम कह सकते हैं कि काफी ओपन रहा होगा, जहां पर इन्होंने ये कहा कि जो हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं उससे जो इनकम हो रही है वो तो ब्रिटेन जा ही रही है, और हम जो पर्सनली कमा रहे हैं उससे जो इनकम हो रही है वो भी ब्रिटेन जा रही है। तो कई सारे स्ट्रीम्स में आपकी जो है पैसे जा रहे हैं और वो सीधा ब्रिटेन जा रहा है, राइट। इंडिया में कोई फायदा नहीं हो रहा है उसका। तो दैट इज व्हाट इज वेल्थ ड्रेन। इसी तरीके से एडमंड बर्क नाम के इस व्यक्ति ने भी मैकेनिज्म क्या है इकोनॉमिक ड्रेन का 1783 में इसके बारे में बात की है, राइट। तो इन चीजों को, इनके नाम को थोड़ा बहुत आप याद रखना, इससे हमें समझ में आ रहा है कि वेल्थ ड्रेन पर काफी सारी रिसर्च हुई है। इसके साथ इंडियन इकोनॉमी उस समय में कैसी थी इससे रिलेटेड कई और लोगों ने भी बात की है। विलियम डिग्बी नाम के इस व्यक्ति ने, फिनले शिराज हो गए, VKRV राव, इसके साथ RC देसाई, इन लोगों ने इसके बारे में बात की है, राइट। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने चाहिए और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, बिकॉज ये चीजें दी हुई है और सीधा लाइन उठा के जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए,
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जहाँ पे स्टेटमेंट दे दिए हैं और IAFS के एग्जाम में हम देख चुके हैं। पहला यहाँ पर क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या सिनेरियो था? पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा द इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय नियर स्टैग्नेशन। नियर स्टैग्नेशन ये टर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्लाइड में, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में किसी भी तरीके का ग्रोथ नहीं था, राइट, ड्रॉप तो हो रहा था बट ग्रोथ नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इग्नोर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द नेशन। इंडिया में इंडस्ट्रीज और उनके ग्रोथ को ब्रिटिश ने इग्नोर किया। क्या ये सही है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया जा रहा था इंडिया में टू इंडस्ट्रियलाइज इंडिया, इंडिया के भले के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। जैसे इसको हमने एलिमिनेट किया, ये दोनों हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। 1 और 2 या 2 ओनली है। क्या सही है यहाँ पर? ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी प्री जो है नियर स्टैग्नेशन पे था, ये चीज सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इग्नोर किया, ये भी चीज सही है। 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सो ए शुड बी द राइट आंसर। ओके, अब इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। क्या है क्वेश्चन? वो अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द फर्स्ट एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बुक में फर्स्ट एस्टिमेट्स किन्होंने पब्लिश की है? 1867 1868 में ये बुक आई थी। किसके द्वारा की गई है? इज इट विलियम डगबी, दादाभाई नौरोजी, फिनले शिराज या फिर VK आरवी राव में से कौन सा सही जवाब है? प्लीज बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, या फिर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।